जेल में घोटाले के आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने पूछताछ की है। कोयले को घोटाला, शराब का घोटाला और महादेव ऐप केस की जांच को लेकर पूछताछ हो रही है। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में यह पूछताछ हुई है। एक टीम जेल से बाहर निकल आई है, लेकिन एक टीम जेल में अब भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जेल में घोटाले के आरोपियों से पूछताछ चल रही है। दरअसल इसकी परमिशन आज ही मिली और परमिशन मिलने के बाद जेल में अब घोटाले के आरोपियों से पूछताछ करने के लिए टीम पहुंच गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भी पहुंची है, ईओडब्ल्यू की टीम भी पहुंची है और 2 तारीख तक की ये इन्हें इजाजत मिली है। जेल में घोटाले के आरोपियों से पूछताछ टीम के द्वारा की गई है और 2 टीमें बताई जा रही हैं। एक टीम जो है वो अंदर ही मौजूद है, जबकि एक टीम बाहर निकल आई है। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये टीम इन लोगों से जो जेल में बंद हैं, इन सब से पूछताछ कर रही है। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं इस बड़ी खबर पर। आकाश, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कोयला घोटाला, महादेव ऐप सट्टा घोटाला, पीडीएस घोटाला समेत तमाम जो घोटाले हैं उसके आरोपी केंद्रीय जेल में बंद है और इनसे पूछताछ के लिए विशेष अदालत से ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आवेदन किया था और उसके लिए अनुमति मिल गई। 2 अप्रैल तक के पूछताछ कर सकते हैं। आज पूछताछ शुरू हुई है। अंदर में टीम थी, जो एक टीम अभी कुछ देर पहले ही पूछताछ करके बाहर निकली और एक टीम लगातार पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि देर तक ये पूछताछ चल सकती है और इसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जी, रिपोर्ट तैयार करके न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन क्या दोनों टीमें, जाहिर सी बात है कि एक साथ तो पूछताछ करेंगी नहीं। पहले एंटी करप्शन ब्यूरो या ईओडब्ल्यू ने, किसने पहले पूछताछ की है इसके बारे में कुछ पता चल पाया? अभी कौन सी टीम अंदर मौजूद है इसके बारे में कुछ पता चल पाया? कितने लोगों से पूछताछ की गई? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो घोटाले के आरोपी हैं, कई आरोपी जेल में बंद है, आईएएस हैं और अन्य बड़े अधिकारी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो जेल में बंद है। तो ऐसे में किनसे पूछताछ कर रही है वो नाम अभी तक के जो ये एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने बताया नहीं है, लेकिन हाँ, बारी बारी से सबसे पूछताछ की जा रही है और एक एक करके जो घोटाले जो हुए हैं उसके तमाम बिंदुओं पर जो टीम है वो जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा आकाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। और बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल को घेरा है और भूपेश बघेल के जो 384 प्रत्याशी उतारने और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव वाले बयान पर हमला बीजेपी बोल रही है। गुप्ता कह रहे हैं कि बघेल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां जिस राज्य में जब इनकी सरकार बन जाती है तो सवाल उठाना भूल जाते हैं। भूपेश बघेल मानसिक रूप से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। में बड़ा अच्छा लगा इनको ईवीएम। राजस्थान में पिछली बार सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था इनका, कर्नाटक में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था। क्या मनमोहन सिंह को इनसे कम अनुभव था जो उन्होंने बैलेट चालू नहीं किया? कि भूपेश बघेल जी ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू किया है। वहीं अभनपुर में बीजेपी के रायपुर से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर हमला बोला और कहा कि भूपेश बघेल ने हार को स्वीकार कर लिया है। दुर्ग से भागकर वो राजनांदगांव चले गए। कर्नाटक जीते तो ईवीएम पर क्यों सवाल उठाए नहीं? चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना देशद्रोह बता रहे हैं वो। तो बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि दुर्ग से आने वाले भूपेश बघेल राजनांदगांव क्यों चले गए। कोरबा के बारे में हालांकि बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी ऐसा ही किया है कि ज्योत्सना महंत के सामने सरोज पांडे को उतार दिया कोरबा से। भूपेश बघेल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर
गए, उनको पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, यहाँ से भी भागे, राजनांदगांव भाग कर गए, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से भागकर महासमुंद गए, देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर गए। तो उन्होंने तो अपनी हार मान ली है कि उनकी जनता ने उनको नकार दिया है। और जो वो 384 लोगों को फार्म भरने की बात कर रहे हैं, इससे तो जब वो कर्नाटक में जीते तब क्यों बात नहीं की, जब वो राजस्थान में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की, जब वो हिमाचल में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की। देश की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देशद्रोह जैसा है। और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि बीजेपी दरअसल भूपेश बघेल से डरी हुई है और आरोप यह लगाया गया कि बृजमोहन अग्रवाल झलकी से लेकर कृषि उपकरण घोटाले में फंसे हुए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर महादेव ऐप को संरक्षण देने वाली बीजेपी आखिर किस मुंह से भूपेश बघेल पर सवाल उठा रही है। भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव में उतरने से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना है। 15 साल के कुशासन में धान और नान के घोटाले हुए, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी की गई। बृजमोहन अग्रवाल जी किस मुंह से आरोप लगाते हैं झलकी का जमीन घोटाला, कृषि उपकरण सब्सिडी घोटाला, सड़क और बांध तक में उनके द्वारा कब्जे किए गए थे। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं को डराने का काम कर रही है। और इधर भूपेश बघेल ने बैलेट को लेकर जो बात कही थी, इस पर बीजेपी ने कार्टून जारी कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी लिख रही है ईवीएम पर कांग्रेस का विलाप। कांग्रेस अपनी जीत लोकतंत्र की जीत बताती है, लेकिन बीजेपी की जीत पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाती है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से बैलेट की बात करनी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बार बार बैलेट की बात करने लगी है। भूपेश बघेल के ट्वीट और बयान के बाद कांग्रेस खेमा बैलेट से मतदान कराने की बात कह रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक ईवीएम यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम आते हैं और इस तरह से ईवीएम में 24 बीयू लगाए जा सकते हैं। 384 का जो आंकड़ा जो बताया था भूपेश बघेल ने, हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर इससे ज्यादा उम्मीदवार हुए तो फिर बैलेट से होगा। लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस पर क्या कुछ कहते हैं, ये जरा सुनिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार किसी जगह पे खड़े रहना और सीरियस कैंडिडेट्स खड़े रहना बहुत ही मुश्किल रहता है। और उसमें बहुत सारे कागजात डिपॉजिट और बहुत सारे क्लॉजेस भी रहते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है तो 10 प्रपोजर्स भी आवश्यकता रहती है। वो देखते हुए 384 कैंडिडेट से ज़्यादा होना मुश्किल सी स्थिति है। किंतु अगर हाइपोथेटिकली अब हम मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति बनती है कि 384 से ज़्यादा कैंडिडेट किसी चुनावी क्षेत्र में खड़े हैं, तो उस स्थिति में भारतीय निर्वाचन आयोग को उस स्थिति से अवगत कराया जाएगा। फिर उस स्थिति को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग जो भी निर्देश उसमें दे देगा कि इस तरह से चुनाव करवाना है, कराएंगे। तो इस तरह से ऐसा कोई नियम नहीं कि इस इतने उम्मीदवार के बाद इस तरह से चुनाव कराया जाएगा। अगर 384 उम्मीदवार नहीं रह के ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो ऐसी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन सकती है। और इधर बीजेपी ने कवासी लखमा के बयान पर भी हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम कह रहे हैं कि कवासी लखमा ने दुल्हन वाला बयान देकर बस्तर के लोगों का अपमान कर दिया। कवासी लखमा का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने ही कवासी के टिकट का विरोध कर दिया था। कांग्रेस झीरम के अपराधियों को टिकट दे रही है। कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जहां जा रहे हैं लोग पूछ रहे हैं आपकी सरकार थी तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं किया। बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है।
भारतीय जनता पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों को सेवा का एक माध्यम मानती है, कवासी लखमा की सोच आप देखिए, वो दूल्हा और दुल्हन पे उतर आए। मतलब सेवा का भाव इन कांग्रेसियों में कहीं नहीं है। तो ये तो बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस अपनों से भी घिरी हुई है। वो अपने जो लगातार अपनों पे सवाल उठा रहे हैं, वो भी चुनाव के मौके पर। अरुण सिसोदिया जो कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस पर एक बार फिर से लेटर बम फोड़ रहे हैं। खड़गे और राहुल गांधी को लेटर लिखकर दीपक बैज के खिलाफ जांच की मांग उठा दे रहे हैं। और तो और भूपेश बघेल ने जो स्लीपर सेल को लेकर बयान दिया था, इस पर कार्रवाई हो ऐसी मांग भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने का विरोध भी जता रहे हैं अरुण सिसोदिया। अभी तो बहुत से राज दफन है मेरे सीने। ने लेटर बम फोड़ दिया, लेकिन इस बम के फोड़े जाने के बाद प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विकास उपाध्याय, तंज कस रहे हैं अपने ही नेता पर और कह रहे हैं कि अरुण सिसोदिया बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कहा कि बीजेपी के एजेंट बनकर कई लोग घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने वाले कई सारे लोग यहां पर आ चुके हैं। एजेंट कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी लड़ाई लड़ने का समय है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहना है। हमारे अभिमान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। ये लोकसभा का चुनाव देश को बचाने की जरूरत है, आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इधर कांग्रेस के कलह पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। कहा दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश दरअसल की जा रही है, एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट कर रहा है। अभी वो उनका अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था। अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज़्यादा बोलना गलत है। फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। तो कांग्रेस का अंतरकला है, कांग्रेस का मामला है, बीजेपी को बोलना गलत है। लेकिन क्या हो रहा है कांग्रेस में, क्या हो रहा है? बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेलतरा के विधायक हैं सुशांत शुक्ल, कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि महादेव का श्राप है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। अपराधी की टोली लेकर निकलने वाला युवा नेता जो भिलाई से विधायक है, वो इंसाफ कैसे करेगा, आज वो साफ करते हैं। न्याय यात्रा में सक्रियता का लाभ उन्हें मिला है। देवेंद्र यादव की राजनीतिक हत्या करने के लिए कांग्रेस में अंदर ही अंदर साजिश चल रही है। का श्राप बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस साफ, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अपराधी की टोली लेकर निकलने वाला एक युवा नेता जो भिलाई से विधायक है, मैं उनको एहसास करा दूं कि वो न्याय कैसे करेंगे, आज ये स्पष्ट कर दें। क्योंकि उनको न्याय यात्रा में सक्रियता का लाभ मिला है कांग्रेस में, और सक्रियता इसलिए लाभ मिला है कि वो एक बड़े राजनेता के संरक्षण में चलने वाले भ्रष्टाचार के हिस्सेदार थे। बिलासपुर में अपनी ही पार्टी के खिलाफ 3 दिन से दरअसल अनशन कर रहे जगदीश कौशिक अब मान चुके हैं, अनशन उन्होंने खत्म कर दिया। वो कांग्रेस से दरअसल टिकट के लिए 3 दिनों से धरना दे रहे थे, उपवास व्रत कर रहे थे, न पानी पी रहे थे, अनशन पर दरअसल बैठे हुए थे। कांग्रेस ने उनके टिकट की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है और तब जाकर वो माने हैं। इधर बस्तर के दौरे पर जगदलपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस में किसी भी तरह की अंदरूनी कलह से साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी नेताओं के भीतर नाराजगी मची हुई है। और इस मौके पर बघेल ने बस्तर समेत प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। दीपक बैज ने सरकार को कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा
दिए जाने की मांग करते हुए यह भी कहा कि अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है कांग्रेस नेताओं को, लेकिन बाकी लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। बस्तर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन बस्तर लोकसभा सीट को लेकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है पीसीसी अध्यक्ष दीपक भाई, इनसे बात करते हैं। बस्तर लोकसभा क्या लग रहा है, क्योंकि आप सांसद हैं, ये सीट कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बस्तर लोकसभा सीट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 11 सीट भी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। बस्तर लोकसभा में हम लोग 23 साल बाद पिछले समय कांग्रेस पार्टी जीती थी और हम लोग के कार्यकाल में निश्चित रूप से बस्तर के मुद्दे दिल्ली तक उठे, जनता के मुद्दे दिल्ली तक उठे। इस समय भी हम बस्तर लोकसभा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस महिलाओं से नारी गारंटी के फॉर्म भरवाने में लगी हुई है। रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय इस काम में बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। महिलाओं से वो नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवा रहे हैं, जिसमें गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। नारी न्याय योजना को लेकर के आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। किस तरह का ये योजना है और आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी, आप फॉर्म भरा रहे हैं। नारी न्याय गारंटी महालक्ष्मी योजना, हर घर की महिला को 8,333 रुपया ऐतिहासिक फैसला। आज सबसे ज्यादा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से कोई परेशान है, बीजेपी की सरकार से परेशान है तो महिला की घर की महिला बहनें हैं, जो घर में आज कलह और लड़ाई हो रही है, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। इधर कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाने पर डिप्टी सीएम निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास इस वक्त विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं, कांग्रेस पर भरोसा ही किसी को नहीं है की बात होती है। मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है। कांकेर की बात करेंगे, जहां के सिविल अस्पताल में डॉक्टर से दवा मांगने पर इलाज नहीं मिलता, बल्कि डॉक्टर का दुर्व्यवहार जरूर देखने को मिलता है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो देखने को मिल रहा है जहां पर अस्पताल में बच्चों के लिए बुखार की दवा मांगने पर, देखिए ये पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। बुखार की दवा मांगने पर डॉक्टर परिजन से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि आज होली है, सिर्फ इमरजेंसी केस देखा जाएगा, प्राइवेट में ले जाकर दिखाओ। बता दें कि यह वीडियो होली के दिन का है जो अब जाकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 ने इस वीडियो की कोई न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। देखिए वीडियो। काम करूं कुछ नहीं होता, आज छुट्टी का दिन है, घर जाके दिखा सकते हो, है ना। बच्ची का तबीयत बुखार आया है, लेकिन को दिखाना है तो चुपचाप बैठो, मैं पहले अपना पूरा काम करूंगा, तभी जब फ्री होऊंगा तब देखूंगा। तुम देख बहस करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ठीक। अब तुम बहस कर लिए, अब मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। बाहर निकल, तू मेरे से बहस करेगा ना, बाहर में जा तू। हाँ बाहर में जाऊंगा। कुछ नहीं होता, आज छुट्टी का दिखा सकते हो, है ना। बच्ची का तबीयत बुखार आया है, लेकिन को दिखाना है तो चुपचाप बैठो, मैं पहले अपना पूरा काम करूंगा, तभी जब फ्री होऊंगा तब देखूंगा। तुम देख बहस करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ठीक। अब तुम बहस कर लिए, अब मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। बाहर निकल, तू मेरे से बहस करेगा ना, बाहर में जा तू। हाँ बाहर में जाऊंगा। क्या स्थिति है सरकारी अस्पतालों में, ये व्यवस्था है, ये विकास हुआ है, इसे विकास क्या आप कह सकते हैं। महासमुंद में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ। हथियार लहराने वाले 5 युवकों को दबोच लिया गया। ये युवक हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हुए थे। गुडरू पारा वार्ड का ये पूरा मामला था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल था। पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल थे। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, सवाल उठाए थे कि ये कब बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। आनन फानन में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनका जुलूस इस तरीके से निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां पर गांधीनगर थाना क्षेत्र के खलीबा गांव में पेड़ पर 50 फीट ऊपर युवक की लाश लटकी मिली। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच में यह पता चला
कि ये युवक धौरपुर का रहने वाला है, अपने ससुराल ये आया था। बताया जा रहा है कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नगर को प्राप्त हुई। थाना गांधीनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचा तो युवक की पहचान जो है वो धौरपुर का युवक है और ये करीबन 30-32 साल का रहा है। यहाँ पर वर्तमान में अपने ससुराल में आया था। इसकी पत्नी अभी यहीं पर अपने मायके में है, तो वो अपने ससुराल में आया था। और ये युवक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है और धौरपुर में इसके जो परिवारजन थे वो इसका इलाज भी करवा रहे थे। तो आज ये मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में ये फांसी लगा लिया है। इधर जांजगीर चांपा से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बच्चे के गले में मछली फंस गई और इसके बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल ये बच्चा तालाब में गया था, नहाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान मछली उसके गले में जाकर फंस गई। मछली गले में फंसने की वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत पेश आने लगी। इसको देखकर परिवार के लोग उसे CHC लेकर गए। यहाँ पर उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन मछली निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई और फिर बच्चे को मजबूरन बिलासपुर रेफर करना पड़ा। फिर बिलासपुर में इलाज के बाद मछली तो बच्चे के गले से निकाल ली गई और बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। अब बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ठीक लग रहा है अभी? तो डॉक्टर्स को कामयाबी आखिरकार मिल गई। पहले देखिए ये गले में मछली फंसी थी। जांजगीर का ये बच्चा बताया जाता है, बाद में बिलासपुर ले जाया गया, लेकिन CHC जब उसे ले जाया गया तो CHC में भी इस तरीके से ये तस्वीर जो है इस तरीके से ये मछली निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई। बच्चे को बार बार दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में परेशानी आने लगी, तो फिर इसे भेजा गया बिलासपुर, जहां पर ऑपरेट करके बच्चे के गले से मछली निकाल ली गई। अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।